बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर CSJMU यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर की। तो यहाँ पर हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर से जो आपका कंपलसरी पेपर है, पेपर 3, जिसका नाम है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, तो इस पेपर से हमारा यह पार्ट 2 है, जिसमें हम काफ़ी सारे MCQs आपके एग्ज़ाम के लिए तैयार कराने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम टॉपिक 7 से कवर करेंगे। 6 तक की हमने कंप्लीट करा दिया था। तो टॉपिक 7 है हमारा प्रशिक्षण की विधियाँ एवं युक्तियाँ, जिसमें व्याख्यान, प्रदर्शन, वर्णन, चित्रण, समस्या समाधान, योजना, मस्तिष्क उद्वेलन एवं परिचर्चा विधि, इससे संबंधित आपको इम्पॉर्टेंट MCQs मिलने वाले हैं आज के अपने इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। CSJMU यूनिवर्सिटी कानपुर की अगर हम बात करें तो बीएड सेकेंड सेमेस्टर का ये पेपर 3 है, जिसका जो पेपर डेट है इसकी बात करें तो 11 जुलाई 2022 को इसका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। और टॉपिक तो आपको मैंने बता ही दिया है। तो पहला है हमारा प्रश्न, खेल विधि के प्रवर्तक हैं, इनमें से खेल विधि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो बिल्कुल सही है, ये माने जाते हैं कॉल्डवेल कुक करके, इनका पूरा नाम कॉल्डवेल कुक है। ये खेल विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सुकरात विधि कहते हैं, किस विधि को सुकरात विधि कहते हैं? तो प्रश्नोत्तर विधि जो है वह सुकरात विधि है। यहाँ पर अगर हम फ्रॉबेल की बात करें कि फ्रॉबेल किस विधि के जनक है, तो फ्रॉबेल जो है ये किंडरगार्टन प्रविधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। मांटेसरी मारिया मांटेसरी हैं। गांधी जी बुनियादी शिक्षा से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, योजना पद्धति का प्रतिपादन किया, किसने किया योजना पद्धति का प्रतिपादन? तो यहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड पूछ लिया है कि प्रवर्तक कौन है। तो प्रोजेक्ट मेथड की बात करें तो ये है किलपैट्रिक। करेक्ट आंसर यहाँ पर 3 का C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सहयोग की भावना का विकास संभव है, सहयोग की भावना का विकास संभव है किसमें? 4 की बात करें, 4 का करेक्ट आंसर A हो जाएगा, समूह कार्य से। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं, शिक्षण प्रविधियों के कौन कौन से प्रकार हैं? तो यहाँ पर 5 का करेक्ट आंसर D हो जाएगा, यानी प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी, कथन, ये सभी विधियाँ शिक्षण प्रविधियों के प्रकार में आएंगी। अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। पूछा है कि किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता हैं, इनमें से कौन है किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता? 6 की बात करें तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि फ्रॉबेल महोदय जो है वह किंडरगार्टन प्रविधि से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि निम्न में से किसे प्राचीन विधि के रूप में जाना जाता है, यानी प्राचीन विधि के रूप में कौन सी शिक्षण विधि अपनाई जाती थी, आपको बताना है। 7 की बात करें, बिल्कुल सही है, व्याख्यान विधि। पहले जो प्राचीन काल के अगर हम शिक्षण विधियों की बात करें तो उसमें प्राचीन प्रविधियों का सबसे ज़्यादा उल्लेख, क्योंकि जो शिक्षक होता था वह व्याख्यान के माध्यम से इसको जो है शिक्षण के रूप में लाता था। तो यहाँ पर ये विधि एक तरह से मानी जाती है कि आधुनिक युग में प्राचीन विधि का भी प्रयोग किया गया है। और कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि जो प्राचीन विधि थी, आधुनिक विधि में कौन सी प्राचीन शिक्षण प्रविधि का प्रयोग किया गया है, तो वह है व्याख्यान प्रविधि। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है, यानी गार्डन की संज्ञा किसने दी है? तो बिल्कुल 8 की बात करें, करेक्ट आंसर B हो जाएगा, फ्रॉबेल। किंडरगार्टन प्रविधि के प्रवर्तक ही फ्रॉबेल है। यहाँ पर गार्डन यानी उद्यान, यानी खेल का मैदान, खेल का बगीचा जो संज्ञा दी है वो फ्रॉबेल महोदय ने दी है। अगला प्रश्न है कि खेल एक स्वाभाविक, आनंददायक एवं जन्मजात शक्ति है, यह कथन किसका है? यानी 9 की बात की है, यह स्टेटमेंट पूछ लिया किसका है? तो 9 की बात करें, बिल्कुल
यहाँ पर खेल एक स्वाभाविक, आनंददायक एवं जन्मजात शक्ति है। यह कथन जो है, यह कथन है मैकडूगल महोदय का। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है स्पष्टीकरण की विशेषताएं हैं। स्पष्टीकरण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो ये सभी, भाषा, क्रमबद्धता, विशिष्टता, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यानी 11 नंबर का देखेंगे, इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे। 11 नंबर का प्रश्न पूछा है कि छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना आता है। किस विधि में आता है आपको बताना है। 11 की बात करें तो यह है प्रश्नोत्तर प्रविधि, क्योंकि प्रश्नोत्तर प्रविधि में छात्र जो है अध्यापक से प्रश्न करता है, अध्यापक भी छात्र से प्रश्न करते हैं और जवाब में एक दूसरे का उत्तर पाते हैं। ठीक है, तो ये है छात्रों को अपने भाव एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करने का एक माध्यम, जिसके अंतर्गत हम प्रश्नोत्तर प्रविधि को लाते हैं। यहाँ पर 11 का ए हो गया। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 11 के बाद 12 है कि व्याख्यान देना भी कभी कभी शिक्षण की प्रणाली कहा जाता है। यह कथन है, किसका है यह कथन? तो यहाँ पर 12 की बात करें तो 12 का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा बी, रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि व्याख्यान विधि में छात्र श्रोता बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? तो 13 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, निष्क्रिय, क्योंकि इसमें जो छात्र होते हैं वह कोई एक्टिविटी नहीं करते, वह मूक बधिर, यानी आप कह सकते हैं कि चुपचाप मौन होकर के जो अध्यापक है उनकी चीज़ों को वह सुनता रहता है। तो यह होता है कि व्याख्यान विधि में छात्र श्रोत बने होते हैं और कोई कार्य नहीं करते, श्रोता बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान दिया जाता है। यह कथन, यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। ठीक है, यह कथन किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है? तो यहाँ पर 14 की बात करें, 14 का करेक्ट आंसर जो है वह सी हो जाएगा, यह वर्णन प्रविधि के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि कहानी कथन प्रविधि का प्रमुख गुण है। इनमें से कौन सा होगा कहानी कथन प्रविधि का गुण? तो इनमें से सभी हो जाएगा, मनोरंजन, सरलता, उसके बाद आगे दिया है मनोवैज्ञानिकता और इनमें से सभी। करेक्ट आंसर आप डी लगाएंगे, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य टॉपिक से, यानी इस सब्जेक्ट के टॉपिक से। सब्जेक्ट तो आप सभी को पता है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है। टॉपिक है हमारा शिक्षा में संचार, मीडिया एवं तकनीकी। इससे संबंधित आपके प्रश्न किस तरह के एग्ज़ाम में आ सकते हैं? चलिए इस टॉपिक से हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि विकसित देशों में दूरदर्शन का शैक्षिक प्रयोग हो रहा है। किस सन से विकसित देशों में दूरदर्शन का शैक्षिक प्रयोग हो रहा है? तो फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 1950 से। क्वेश्चन नंबर 2 है दूरदर्शन सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 2 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, दिल्ली से। दूरदर्शन सेवा का जो उद्घाटन है वह दिल्ली से किया गया। अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 पूछा है कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के उपयोग हैं। इनमें से कौन से उपयोग होंगे? तो 3 की बात करें, 3 का जो करेक्ट आंसर है वह डी हो जाएगा। डी दिया है उपरोक्त सभी, यानी छात्रों का सर्वांगीण विकास, अनिवार्य शिक्षा और सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक समायोजन। अगला प्रश्न यानी फ़ोन नंबर का पूछा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ हैं। इनमें से कौन से लाभ हैं? तो 4 का करेक्ट आंसर भी डी हो जाएगा, यानी दूसरी विधियों से फिर से हम इसे देखेंगे। दिया है कि दूसरी विधियों से अपेक्षाकृत सस्ती होना। ठीक है, यह है पहला लाभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अगर हम बात करें। दूसरा है तुरंत पृष्ठ पोषण देना। तीसरा है अनुदेशन सामग्री के स्तर में सुधार। तो ये सभी इसके जो है आंसर के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है इनसेट की स्थापना की गई। कब की गई इनसेट की स्थापना? तो 5 की बात करें, 5 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सन 1982 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है कि
ट्रांसपेरेंसी का उपयोग कहाँ होता है? किस चीज़ में ट्रांसपेरेंसी का उपयोग किया जाता है? तो 6 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओवरहेड प्रोजेक्टर में हम ट्रांसपेरेंसी का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है कि साइट का एक लक्ष्य था। क्या था साइट का एक लक्ष्य? तो यहाँ पर 7 का जो करेक्ट आंसर है वह ए हो जाएगा, शिक्षा के स्तर का उन्नयन। अगला प्रश्न 8 नंबर का है कि प्रक्षेपण पटल की आवश्यकता होती है। किसमें होती है प्रक्षेपण पटल की आवश्यकता? तो 8 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, प्रोजेक्टर में होती है। चलिए आगे कुछ और प्रश्न देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि कक्षा शिक्षण में दूरदर्शन का उपयोग है। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा, यानी मुख्य शिक्षण प्रणाली के रूप में, पूर्ण कक्षा शिक्षण के रूप में, शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में, इन सभी में इसका प्रयोग होगा। बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 पूछा है कि जनसंचार माध्यम की विशेषता है, इनमें से कौन सी विशेषता है? तो यहाँ पर 10 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एक ही समय में अनगिनत व्यक्तियों के साथ संप्रेषण, ये है जनसंचार माध्यम की विशेषता। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन जनसंचार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? तो 11 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अभ्यास पुस्तिका। यानी जो साधन है, जनसंचार का साधन या माध्यम है, इसमें शैक्षिक दूरदर्शन, शैक्षिक रेडियो, फिल्म, प्रोजेक्टर ये सभी आएंगे, जबकि अभ्यास पुस्तिका ये आपकी कह सकते हैं कि स्टडी से संबंधित तो है ही, लेकिन यह एक क्लासरूम का पार्ट है, ठीक है, इसीलिए इसको हम जनसंचार का माध्यम नहीं रखेंगे। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। व्यक्ति से व्यक्ति तक की टेलीफोन वार्ता को 2 से अधिक व्यक्तियों तक बढ़ाना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर 12 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है 13 नंबर का, पूछा है कि दूरदर्शन के शैक्षिक उपयोग हैं, इनमें से कौन से उपयोग होंगे? 13 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी, यानी साक्षरता कार्यक्रमों के लिए छात्रों को प्रेरित करना, छात्रों के सृजनात्मक सहयोग के रूप में, ये सभी इसके जो है यह उपयोग कहलाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है कि शैक्षिक माध्यम का चयन करते समय सर्वाधिक आवश्यक है, इनमें से क्या आवश्यक है? 14 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, प्राप्य उद्देश्यों का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दूरदर्शन एवं ऑडियो सिस्टम के माध्यम से आमने सामने संप्रेषण है, क्या कहलाता है? तो 15 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यह कहलाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे इस सब्जेक्ट का। कुछ इम्पॉर्टेंट जो है परिभाषाएं हैं शिक्षण तथा अधिगम तकनीकी से। तो पहला है अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये परिभाषा किसकी है? तो यह है क्रो एंड क्रो की, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 2 है अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम को व्यक्त करता है, ये है परिभाषा वुडवर्थ की। परिभाषाएं आप ध्यान दीजिएगा। लास्ट है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है, तो यह है जेपी गिलफोर्ड की, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम रखेंगे। अगला टॉपिक है कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, जिसमें अर्थ, लाभ, प्रक्रिया एवं बाध्यताएं, ये सारे जो भी आपके पॉइंट हैं इनसे संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि सूचना एवं संप्रेषण टेक्नोलॉजी को संक्षेप में जाना जाता है। संक्षेप में क्या कहेंगे सूचना एवं संप्रेषण टेक्नोलॉजी को? तो फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वह डी हो जाएगा, यानी आईसीटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद आगे दिया है, इसको अगर हम फुल फॉर्म की बात करें कि आईसीटी का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसे हम फुल फॉर्म इंग्लिश में अगर कहें तो ये बोलते हैं, और हिंदी में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछ ले। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 2,
कि संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति जो है वह किस भाषा से हुई है, यानी किस लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, तो यहाँ पर 2 की बात करें तो 2 का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ए, यानी कम्युनिस से जो है वह संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश भेजने वाले को कहते हैं। तो यहाँ पर 3 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा प्रेषक, यानी जो संदेश भेजता है उसे हम प्रेषक कहते हैं या सेंडर कहते हैं इंग्लिश में। 4 है कि संप्रेषण के अवयव नहीं हैं। इनमें से कौन कौन से जो अवयव हैं वह नहीं होंगे संप्रेषण के यानी कम्युनिकेशन के। तो यहाँ पर 4 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी टेलीविज़न। देखिए, एक तो प्रेषक होता है, एक ग्राही और एक संदेश, यानी एक तो सेंडर होगा, दूसरा मैसेज होगा, ठीक है, फिर रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता। इतनी चीज़ें होती हैं जब भी हम संप्रेषण के अवयवों की बात करते हैं। अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि संप्रेषण माध्यम को कितने वर्गों में विभाजित किया गया। तो 5 की बात करें, 5 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। संप्रेषण माध्यम को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, यह आपका प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर देखिए मेनली 2 होंगे, एक तो सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा। उनके बीच मैसेज अपने आप ही रहता है, ठीक है। मेन की बात करें तो 2 ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है कि माइक्रोग्राफी का आविष्कार कब हुआ। तो यहाँ पर माइक्रोग्राफी का आविष्कार पूछा है, तो 6 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सन 1940 में जो है वह माइक्रोग्राफी का आविष्कार हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि ICT से संबंधित सभी विधियों, उपकरणों, अवधारणाओं आगे दिया है को संदर्भित करता है। इनमें से कौन करता है। तो यहाँ पर 7 की बात करें तो 7 का जो करेक्ट आंसर है वह डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी डिजिटल जानकारी भेजना, डिजिटल जानकारी संग्रहित करना, डिजिटल जानकारी रिकॉर्ड करना, ये सभी आ जाएंगे इसके आंसर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है कि ICT का पूर्ण रूप है। इनमें से ICT का पूर्ण रूप क्या है, तो मैंने शुरुआत में ही बताया था। 8 की बात करें तो 8 का करेक्ट आंसर जो है वह सी हो जाएगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप माना जाता है। अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 9 की प्रोफेसर ग्राफिन ने फोटोस्टेट का आविष्कार किया। किस सन में किया था फोटोस्टेट का आविष्कार। तो यहाँ पर 9 की बात करें, 9 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, सन 1900 में किया। क्वेश्चन नंबर 10 है कि शिक्षा के क्षेत्र में ICT की उपयोगिता है। इनमें से क्या उपयोगिता है। तो यहाँ पर 10 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, यानी स्टोरेज के लिए, प्रबंधन मैनेजमेंट के लिए, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए, इन सभी में ICT की उपयोगिता देखने को मिलती है। बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 पूछा है कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की शिक्षा में लाभ क्या है। तो देखिए यहाँ भी आंसर उपरोक्त सभी होगा। शिक्षण प्रशिक्षण में सहायक, छात्रों का व्यक्तिगत विकास, शैक्षिक प्रशासन में सहायक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि ICT में निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल हैं। तो यहाँ पर 12 का करेक्ट आंसर बी होगा, सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT। ICT में जो है वह IT जो है वह संचालित या शामिल रहते हैं। यहाँ पर 12 का बी हो गया। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप बी ये मानिएगा, मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। तो बी में ABC, चूँकि मुझे लग ही रहा था कि सभी आने चाहिए, यहाँ पर मैंने नीचे आंसर नहीं दिया, मैंने देखा कि यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप आंसर जो है करेक्ट बी लगाइएगा। ABC ये तीनों आएंगे, यानी CT, IT और ICI, ये जो है ये सभी घटक शामिल होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। 13 पूछा है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संप्रेषण से तात्पर्य किसी व्यक्ति के विचारों एवं अभिमत से अन्य व्यक्तियों को परिचित कराना है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको बताना है। तो 13 की बात करें, 13 का करेक्ट आंसर जो है वह बी हो जाएगा। ईजी मेयर इसके
जो है लेखक हैं इस, अगर हम अभिव्यक्ति की बात करें। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया है 14 नंबर का। 14 पूछा है कि संप्रेषण है, संप्रेषण कैसा है? तो यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर जो है वह डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी सतत प्रक्रिया, औपचारिक, अनौपचारिक प्रक्रिया और द्विमार्गीय प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं 15 पूछा है कि ICT में आई से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर 15 की बात करें तो ICT मैंने फुल फॉर्म बता ही दिया था, तो आई से तात्पर्य हो जाएगा इंफॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया से संबंधित किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे तो वहाँ ये भी हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि कंप्यूटर में ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स और इमेज की सूचना के संयोग को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो यहाँ पर फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट का करेक्ट आंसर मल्टीमीडिया, यानी मल्टीमीडिया का अर्थ ही होता है कि कंप्यूटर में ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स और इमेज की सूचना के संयोग, ये चीज़ें मल्टीमीडिया कहलाती हैं। आजकल आप सब मल्टीमीडिया का यूज़ एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह या फिर जो आपके लैपटॉप वगैरह हैं इनमें भी करते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, कैसा है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर? यहाँ पर 2 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर का कि वर्तमान समय में मल्टीमीडिया का उपयोग जो है या प्रयोग हो रहा है किसके क्षेत्र में? तो देखिए यहाँ पर 3 का जो करेक्ट आंसर है वह डी हो जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में, घरों में भी हम इसका उपयोग कर रहे हैं जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह में, प्रकाशन उद्योग में, इन सभी में करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा 3 का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 कि ग्राफिक्स के प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार आएंगे ग्राफिक्स के? तो यहाँ पर 4 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स, इन दोनों में इसका यूज़ होगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर का है, पूछा है कि रास्टर ग्राफिक्स है, इनमें से क्या है रास्टर ग्राफिक्स? तो यहाँ पर 5 की बात करें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे रास्टर ग्राफिक्स, यानी JPG, EMPG, TIEGIF करके दिया है जो, ये सभी हो जाएंगे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है कि श्रव्य उपकरण है, यानी जो सुनने वाले उपकरण हैं इनमें से क्या आएगा? तो यहाँ पर 6 की बात करें तो देखिए रेडियो भी, जिनको हम सुनते हैं देखते नहीं हैं, टेप रिकॉर्डर में भी हम आवाज़ ही सुनते हैं, ठीक है, और ग्रामोफोन में भी, तो ये सभी इसके प्रकार में आ जाएंगे या ये सभी उपकरण इसके अंतर्गत आएंगे जब भी हम ऑडियो उपकरणों की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है कि मानचित्र है, मानचित्र कैसा साधन है? तो यहाँ पर 7 की बात करें, 7 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दृश्य उपकरण, क्योंकि मानचित्र को हम देखते हैं सुनते नहीं हैं, ठीक है, तो यह दृश्य उपकरण के अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर क्या है? तो यहाँ पर 8 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, श्रव्य दृश्य सामग्री। प्रोजेक्टर में हम चीज़ों को सुनते भी हैं और देखते भी हैं, ये हमारा ऑडियो वीडियो विजुअल चीज़ें होती हैं अगर हम प्रोजेक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9 नंबर का है कि भारतीय राष्ट्रीय सैटेलाइट की स्थापना कब की गई? तो 9 का जो करेक्ट आंसर है वह सी हो जाएगा, 1982 में की गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 पूछा है कि, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, 10 पूछा है कि श्रव्य दृश्य साधन सीखने वाले व्यक्तियों को घटनाओं, वस्तुओं, कारण तथा प्रभाव के संबंध में विविध अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर देते हैं, यह कथन किसका है? यहाँ पर 10 की बात करें, 10 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्रो एंड क्रो महोदय। क्वेश्चन नंबर 11 है कि श्रव्य साधन के रूप में सर्वप्रथम विद्यमान था, यानी जिसको हम सुनने के साधन के रूप में प्रयोग करते थे वो क्या था? तो 11 की बात करें तो सबसे पहले आकाशवाणी, इसके माध्यम से ही हम चीज़ों को सुनते थे, जो भी हमारी संप्रेषण की चीज़ें थी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का कि ग्रामोफोन किस प्रकार का उपकरण है? तो यहाँ पर 12 का जो करेक्ट आंसर है वह बी हो जाएगा, यह प्रकाशित श्रव्य उपकरण है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। 13 पूछा है श्यामपट्ट का आविष्कार किसने किया?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 की बात करें, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जेम्स विलियन ने जो है वह श्यामपट्ट का आविष्कार किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है कि ओवरहेड प्रोजेक्टर में जो प्रयोग है वो किसका किया जाता है। तो यहाँ पर 14 का जो करेक्ट आंसर है वह सी हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग किया जाता है ओवरहेड प्रोजेक्टर में। क्वेश्चन नंबर 15 है कि चित्रों को बड़ा करने हेतु प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है चित्रों को बड़ा करने हेतु, तो यह होता है प्रोजेक्टर का। प्रोजेक्टर में हम चित्रों को बड़ा करके चीज़ें देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क एवं वेब संसाधन। इससे संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर हम लेंगे। पहला प्रश्न है कि इंटरनेट की प्रथम उत्पत्ति मानी जाती है, यहाँ पर आपको बताना है। तो फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अपॉर्नेट से। इंटरनेट की प्रथम उत्पत्ति अपॉर्नेट से मानी जाती है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फ़ोन लाइन पर भेजे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनिक संकेत हैं, क्या है। तो यहाँ पर 2 का जो करेक्ट आंसर है वह ए हो जाएगा, एनालॉग सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इंटरनेट पर कौन सी उपलब्ध सेवा नहीं है। तो यहाँ पर 3 की बात करें, 3 का जो करेक्ट आंसर है वह बी हो जाएगा, एडवांस मेल। इंटरनेट पर जो है वह एडवांस मेल भेजने की सेवा नहीं है। बाकी ईमेल, इंटरनेट रिले चैट और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये सारी सुविधाएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है कि डब्ल्यू का तात्पर्य है, किससे तात्पर्य है। अगर हम बात करते हैं www का, जो आप अक्सर गूगल पर सर्च करते हैं www करके, तो इसका तात्पर्य क्या है आपको बताना है। तो 4 का करेक्ट आंसर जो है वह सी हो जाएगा, विश्वव्यापी सूचना तंत्र का जाल। ठीक है, इसका अर्थ होता है यानी www का तात्पर्य। अगर हम इंग्लिश में बात करें कि www का तात्पर्य क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब करके होता है। अगर इंग्लिश में पूछ लिया जाए तो बिल्कुल आप वर्ल्ड वाइड वेब करके लिखिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो यहाँ पर 5 की बात करें तो 5 का जो करेक्ट आंसर है वह सी हो जाएगा, विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा जो है इसका उपयोग किया जाता है भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की अगर हम बात करें। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा दिया है 6 दिया है कि भारत में इंटरनेट सुविधा का प्रारंभ कब हुआ था। तो यहाँ पर 6 की बात करें, 6 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल 15 अगस्त 1995 जब से MDM की शुरुआत हुई तब से भारत में इंटरनेट सुविधा का प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। पूछा इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त सुविधाएं हैं, कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त हैं। तो यहाँ पर 7 की बात करें, 7 का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा डी, यानी ई-कॉमर्स, ईमेल और फैक्स, ये सभी सुविधाएं हमें इंटरनेट के द्वारा प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 पूछा है कि एक ही वेबसाइट पर कई वेब पेजों को देखना किसके द्वारा हम देख सकते हैं। तो 8 की बात करें, 8 का जो करेक्ट आंसर है वह सी हो जाएगा, यानी ब्राउजिंग के द्वारा हम एक ही वेबसाइट पर कई सारे वेब पेजों को देख सकते हैं। क्रोम वगैरह पर आप देखते होंगे ये चीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो यहाँ पर 9 की बात करें, 9 का जो करेक्ट आंसर है वह सी हो जाएगा, बिट। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 पूछा है कि ई-कॉमर्स के माध्यम से सेवाएं देने वाली भारतीय कंपनियां हैं, कौन सी हैं। तो 10 की बात करें, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ICI और राष्ट्रीय स्टॉक, ये दोनों ही हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है कि GPRS नामक नई तकनीकी का प्रयोग हुआ, कब हुआ। तो 11 की बात करें, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 2000, यानी सन 2000 से हुआ इसका प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 है कि रिमोट लॉग इन कहा जाता है, किसे कहते हैं। तो यहाँ पर 12 का जो करेक्ट आंसर है वह ए हो जाएगा, यूजनेट को कहते हैं रिमोट लॉग इन। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कि कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार हैं। तो यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, मैन यानी
मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, ये सभी इसके प्रकार के अंतर्गत आते हैं जब भी हम कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकारों की बात करते हैं। 13 का जो करेक्ट आंसर है वह डी हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे 14 पूछा है कि सर्च इंजन है, इनमें से सर्च इंजन कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए www.yahoo.com, google.com, खोज.com और ये सभी हो जाएंगे जब भी हम सर्च इंजन की बात करते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15 है कि इंटरनेट में इंटरनेट का एक लाभ है, शिक्षा में इंटरनेट का एक लाभ है, क्या है इनमें से लाभ। तो 15 की बात करें, 15 का जो करेक्ट आंसर है वह बी हो जाएगा कि छात्र एवं छात्र अध्यापक के बीच की दूरी कम हो जाती है। छात्र में अगर हम बात करते हैं इंटरनेट के लाभों की, यहाँ पर आगे दिया है एक लाभ पूछा है मूल आधिकारिक शिक्षा प्रदान करना, ये तो है ही है। कक्षा उपयोगी सामग्री बिना मूल्य के उपलब्ध कराना, तो यहाँ पर देखिए 15 के मेरे हिसाब से तो सभी आंसर होने चाहिए। यहाँ पर एक पूछा था तो सबसे बड़ा जो लाभ है वह है बी, लेकिन यहाँ पर आप सभी उपरोक्त इसका सभी लगाइएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आप डी लगाइएगा। आंसर में आपके बी दिया है लेकिन यहाँ पर आप डी लगाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आज की इस वीडियो में रुकेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात तो एक और जो आपका पार्ट है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन से संबंधित एक और पार्ट आएगा और यहाँ पर आपके सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं प्रोवाइड करा दूँगी आपके एग्ज़ाम से पहले। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।